विकासपुर नाम के एक गांव में घूंघट लाल अपने नौकर रमन के साथ डोसा बेचने का काम किया करता था। रमन घूंघट लाल के दुकान पर काम करता था। हमेशा घूंघट लाल रमन की गलतियों पर उसे कुछ न कुछ सुनाया करता था। पूरे विकासपुर में सिर्फ एक ही मशहूर डोसे की दुकान होने की वजह से घूंघट लाल हमेशा घमंड में रहता और तो और लोगों को मिलावट का डोसा बेचा करता। अरे भाई घूंघट लाल, ये अच्छा सा मैसूर मसाला डोसा परोस दो। तुम्हारी दुकान से खाए बहुत दिन हो गए भाई। हाँ बैठिए बैठिए। अरे रमन, इन भाई साहब को मैसूर मसाला डोसा दे दे, अच्छा बना कर देना, और अगर कोई गलती हुई ना तो मैं तेरी नौकरी खा जाऊंगा। अरे भाई थोड़ी चटनी अच्छी देना, रमन के हाथों की चटनी बहुत अच्छी होती है। हाँ शुक्रिया शुक्रिया, अब तो मैं आपको थोड़ी सी ज्यादा ही परोसूंगा। हाँ। रमन के चटनी और डोसा ज्यादा परोसने की बात से घूंघट लाल कहता है, अरे कैसे ज्यादा परोस दूंगा, जितने का पैसा मिलता है उतना ही डोसा और सामान परोसना है, उससे ज्यादा का नहीं। थोड़ी सी तुम्हारी तारीफ क्या कर दी, तुमने तो मेरा मुनाफा घाटे में बदल दिया। माफ करना मालिक। रमन को खरी खोटी सुनाकर घूंघट लाल डोसे और चटनी में मिलावट करने की बात करता है। अरे हमें अब डोसे में मिलावट करनी होगी। पूरे गांव में डोसे की हमारी दुकान है, इसे हम जैसे चाहें वैसे चला सकते हैं। चटनी में पानी और डोसे में आटा मिलाकर भी खिला सकते हैं। कम पैसे लगाकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अच्छा, लेकिन मालिक, हमें गांव वालों के साथ ऐसा करने की क्या जरूरत है? हमारा तो पहले से ही धंधा अच्छा चल रहा है। लोग बार बार हमारी चटनी और हमारा चीज डोसा खाते हैं, हमारा तो फायदा ही है। अरे इसलिए तो ऐसा नौकर है, जरा अपनी अक्ल से भी सोच कर देख। मालिक, आप हमेशा मेरी अक्ल के बारे में कहते रहते हैं। दुकान मुझसे ही चलती है क्योंकि मैं अच्छा डोसा और चटनी बनाता हूँ, इसीलिए। घूंघट लाल और रमन में काफी बहस हो जाती है। रमन घूंघट लाल को मिलावट करने से रोकता है, पर घूंघट लाल रमन को अपनी दुकान से निकाल देता है। अरे तुम्हें मैं नौकरी से अभी निकाल देता हूँ, बहुत हो गया तुम्हारा, बहुत मिल जाएंगे मुझे तुम्हारे जैसे। अरे मुझे खुद आपके यहाँ नौकरी नहीं करनी, आप मेरा हिसाब आज तक का कर दीजिए। रमन मायूस होकर अपने घर चला जाता है और अपनी बीवी रागिनी को सारी बात कह देता है। अरे तो क्या हो गया, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि आप अपनी खुद की एक दुकान खोल लीजिए। पूरे विकासपुर में सिर्फ एक ही डोसे की दुकान है, वो भी सिर्फ आपकी वजह से चलती है। घूंघट लाल तो बस आपसे पैसे कमा रहा था और कुछ नहीं, खुद लाख कमाकर हमें सिर्फ 100 दे रहा था। अरे तुम समझ नहीं रही हो, मालिक तो मुनाफे के चक्कर में मिलावट पर उतर आए हैं। ये देखिए मैंने क्या बनाया है, छोटे छोटे बाल्टी मैंने अपने हाथों से बनाया है। मैंने सोचा कि कब तक आप डोसे की चटनी कटोरी में देते रहेंगे, लोगों को हमेशा कम पड़ जाती थी, इसीलिए बाल्टी बना दी। रमन जब आंगन में जाकर छोटी छोटी बाल्टी देखता है तो बेहद खुश हो जाता है कि रागिनी ने उसके बारे में इतना सोचा। मैंने फैसला कर लिया है, मैं और तुम मिलकर अपनी एक डोसे की दुकान खोलेंगे। थोड़े पैसे की जरूरत होगी, मैं कहीं ना कहीं से बंदोबस्त कर लूंगा। सब कुछ नया करना होगा, आप हड़बड़ी में फैसला मत कीजिए, और परेशानी पैसों की भी तो है। रमन अपनी परेशानी लेकर गांव के सबसे बड़े जमींदार के पास चला जाता है और अपनी सारी समस्या उन्हें जाकर बता देता है। अरे आओ आओ रमन आओ, अरे कई दिनों बाद दिखाई पड़ रहे हो, कैसा चल रहा है घूंघट लाल का धंधा? जी अब मैंने उनकी दुकान छोड़ दी और मैं आपसे इसी सिलसिले में बात करने आया हूँ। हाँ कहो, मैं क्या मदद कर सकता हूँ तुम्हारी? दरअसल मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, मैं खुद की डोसे की दुकान खोलना चाहता हूँ। अरे भाई ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मैं जरूर तुम्हारी मदद करूँगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें हर महीने मुझे कुछ पैसे देने पड़ेंगे। जब तक सारे पैसे तुम लौटा नहीं देते तब तक। रमन जमींदार की सारी शर्तें मानकर उनका कहना मान जाता है और वहाँ से कुछ पैसे लेकर वो अपनी खुद की दुकान शुरू कर देता है। आज हमारे दुकान का पहला दिन है, मुझे तो घबराहट हो रही है कि ये सब कुछ कैसे होगा।
अरे हमारा सब अच्छा ही होगा, हमने सबका अच्छा किया है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। विकासपुर के लोगों को जब पता चला कि रमन ने अपनी खुद की दुकान खोल ली है, तो सभी घूंघटलाल के ग्राहक रमन की तरफ आने लगे। और तो और पहले ही दिन काफी अच्छी कमाई हुई। लोगों की भीड़ देखकर रमन के चेहरे की रौनक ही बढ़ गई। अरे रमन भैया चटनी दो यार, हमेशा कम देते हो। जी जी अभी दे रहा हूँ। अरे रागनी, तुमने जो बाल्टी आंगन में रखी थी ना, उसे लेकर आ जाओ, सारी की सारी। लोगों को रमन का डोसा और चटनी इतनी पसंद आती कि वो लोग दोबारा ले लेकर खाते थे। रमन ने तरकीब लगाई, रागिनी के बनाए हुए छोटे छोटे बाल्टी में चटनी देना शुरू कर दिया, जिससे लोगों के पास एक बार में अच्छी खासी चटनी आ जाती और वो अपना चीज़ी बाल्टी डोसा खूब एंजॉय करते। घूंघटलाल ने अपने दुकान पर गांव के ही एक आदमी को अपनी दुकान पर रख लिया और उसे ही मिलावट का डोसा और चटनी बेचने को कहता। एक तो हमारा मुनाफा पहले से ही बहुत कम हो गया और तुम हो कि धीरे धीरे हाथ चला रहे हो। जल्दी जल्दी काम करो। कोई दुकान पर आता तो है नहीं, पूरा विकासपुर रमन के यहाँ से चीज बाल्टी डोसा खाता है। अरे तुम भी कुछ ऐसा ही आविष्कार करो जिससे हमारी दुकान फिर से चलने लगे। कई कोशिशों के बाद भी घूंघटलाल की दुकान नहीं चलती और एक दिन मिलावट का डोसा खाने की वजह से विकासपुर के जमींदार के बेटे की तबीयत खराब हो जाती है, जो डोसा उसने घूंघटलाल के यहाँ खाया होता है। जमींदार हड़बड़ी में अपने घर जाता है और वहाँ जाकर अपने बेटे को बेड पर तड़पता देखता है। अरे 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 ये सब क्या हो रहा है? तुम्हें क्या हो गया बेटा? मैंने कुछ ही देर पहले घूंघटलाल के यहाँ का डोसा खाया था। मैंने सोचा कि कोई उनके दुकान पर नहीं जाता, तो मैं चला गया। मैंने गलती कर दी। डॉक्टर अंकल को बुलाओ। अपने बेटे की नाजुक हालत देखकर जमींदार घूंघटलाल के दुकान पर जा पहुंचता है और उससे जाकर गुस्से में कहता है, तुम्हारी खैर नहीं, आज तो या फिर तुम रहोगे या फिर मैं। तुम्हारा डोसा खाने के बाद मेरा बच्चा बीमार पड़ गया तो मैं पुलिस के हवाले कर दूंगा। अरे मुझे माफ कर दीजिए जनाब, बड़ी भूल हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मिलावट और सस्ता सामान अब मैं कहीं नहीं बेचूंगा। ये सारी चीजें तुम पुलिस को जाकर बताना। अब चलो मेरे साथ। जमींदार घूंघटलाल को पुलिस के हवाले कर देता है। वहीं कुछ ही महीनों बाद रमन सारे पैसे जमींदार को लौटा देता है और उनके बेटे को आराम करने की सलाह देता है। खुशी के कारण वो पूरे घर के लिए चीज़ी बाल्टी डोसा लेकर जाता है और जमींदार ने जो उसकी मदद की थी उसका शुक्रिया अदा करता है। रमन और रागिनी का धंधा बहुत तेजी से चलने लगता है और वहीं घूंघटलाल को उसके गुनाहों की सजा मिल जाती है। केशव का कपड़ा बनाने का कारखाना था। इस कारखाने में 3 मजदूर काम करते थे, मूर्ति, भंवर और मुकेश। अरे मुकेश, इस हफ्ते कितने रोल कपड़े निकले? मालिक 15 रोल। अरे लेकिन हर हफ्ते तो 16 रोल निकलते थे ना, तो इस हफ्ते एक कम कैसे? वो मालिक, मूर्ति पिछले हफ्ते देर से आ रहा था, इस वजह से मुमकिन है। अच्छा, वो इस कारखाने को क्या अपने अब्बा की जागीर समझता है? जब दिल किया मुंह उठाए चला आया। उसे बोल दो कि ऐसा नहीं चलेगा। जी हुजूर। हालांकि हकीकत ये था कि ना तो मूर्ति देर से आया था और ना ही उसने काम कम किया था। काम चोरी तो खुद मुकेश कर रहा था और इसकी वजह थी उसका नया मोबाइल फोन। जब मुकेश और भंवर काम करते थे तब मुकेश बैठकर अपने फोन पर वीडियो देखा करता था। अगले हफ्ते भी जब कपड़े की थान कम बने तो केशव भड़क गया। इस हफ्ते भी 15 रोल? क्या इस हफ्ते भी मूर्ति देर से आ रहा था? वो मालिक, हाँ। तो उससे कह दो घर जाने के लिए। कल से उसे काम पर आने की कोई जरूरत नहीं और तुम किसी दूसरे आदमी को तलाशो जिसे काम की जरूरत हो और जो हमारा काम ईमानदारी से करे। ठीक है मालिक। मुकेश मूर्ति के पास गया। मूर्ति, मालिक ने तुझे काम से निकाल दिया है। अरे रे,
लेकिन इसकी वजह मुझसे ऐसी क्या खता हो गई है? खता नहीं हुई, बस अब काम कम होने वाला है तो मालिक ने मजदूर भी कम कर दिए। मैंने बहुत कोशिश की उन्हें समझाने की, लेकिन उन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी। लेकिन तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें कहीं मुलाजमत दिला दूंगा। मूर्ति फिक्र में पड़ गया। अब उसके खानदान का क्या होगा? ये का एक मुलाजमत जाने से उसके सर पर परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ा था। मूर्ति घर लौटा। कल आपके डिब्बे में डोसा देने वाली हूँ जी। आपके दोस्तों को मेरे बनाए हुए डोसे बेहद पसंद है ना? अरे बेगम, अब डब्बे की कोई जरूरत नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये है कि मुझे काम से निकाल दिया गया है। अरे रे, लेकिन क्यों जी? मालिक को मजदूर कम करने थे, इसीलिए मुझे निकाल दिया। अरे अब क्या होगा? अरे वो मुकेश भाई ने कहा है कि वो कहीं और मुलाजमत तलाश करने में मेरी मदद करेंगे। अब देखते हैं। आपको जल्दी दूसरी मुलाजमत मिल जानी चाहिए जी, वरना नंदिनी की स्कूल की फीस कैसे जमा करेंगे? पुष्पा और मूर्ति दोनों मायूस थे। घर का खर्च, बच्ची की स्कूल की फीस, ये सब वो कहाँ से लाएंगे? इन सब बातों की उन्हें फिक्र हो रही थी। अगले रोज मूर्ति काम की तलाश में कई जगह गया, लेकिन कहीं भी उसे काम नहीं मिला। उसे सिर्फ मायूसी ही हासिल हो रही थी। अगले कई रोज तक यही सिलसिला चलता रहा। वो कई कारखानों में गया, लेकिन कोई फायदा नहीं। क्या आपको मुलाजमत मिल गई? अरे नहीं बेगम, हर जगह वही मारामारी है, कहीं भी कोई काम नहीं है जी। तो आप कोई छोटा मोटा कारोबार कर लीजिए। अरे बेगम, कारोबार करने के लिए मुझे आता ही क्या है? बस एक कपड़ा बनाना ही तो आता है, और उसके लिए भी तो बड़ी बड़ी मशीनों की दरकार होगी। क्या हम मिलकर कुछ कर सकते हैं? जैसे क्या? आप और आपके दोस्त हमेशा मेरे डोसों की तारीफ किया करते थे। क्या हम लोग मिलकर डोसा फरोख्त कर सकते हैं? वैसे मशवरा बुरा नहीं है बेगम। डोसे का ठेला डालने में खर्च भी कम होगा और मुनाफा भी ज्यादा होगा। बेरोजगार रहने से तो यही बेहतर है बेगम। अरे वाह, मुझे उम्मीद है कि हमारे साथ सब कुछ अच्छा ही होगा। हाँ। अगले रोज गांव के चौराहे पे मूर्ति और पुष्पा ने अपना डोसा स्टॉल लगा दिया। हे ऊपर वाले, हमारी मदद करना। स्टॉल खोलते ही वहाँ एक ग्राहक आया। एक मसाला डोसा मिलेगा क्या? जी जरूर। और देखते ही देखते काफी ग्राहक आने लगे। पुष्पा और मूर्ति दोनों बेहद खुश थे। पहले ही रोज उनका डोसे का कारोबार चल पड़ा था। भाभी जान, डोसा बहुत लजीज बना है। हाँ हाँ, हकीकत में कमाल है। ग्राहक खुश थे और मूर्ति और पुष्पा भी। उस रात जब वो घर पहुँचे तो वो बेहद खुश थे। वो अपनी बेटी के लिए चॉकलेट लाए थे। ये देखो नंदिनी, अब्बा तुम्हारे लिए क्या लाए हैं बेटा? अरे चॉकलेट! नंदिनी ने वालिद के हाथ से चॉकलेट ले लिया और उन्हें किस्सी भी दी। मूर्ति आज बेहद खुश था। अरे बेगम, पुष्पा, आज हमने 1000 रुपए कमाए हैं जी। हाँ। अरे बाप रे, इतने! अब रोज मूर्ति रुपए गिना करता था। जल्दी उसकी मुफलिसी दूर होने लगी थी। अगले रोज जब मूर्ति और पुष्पा ग्राहकों को डोसा दे रहे थे, तभी गांव का एक रईस सेठ लालचंद उनके डोसे के ठेले पर पहुंचा। अरे जनाब सेठ जी, आप यहाँ? हाँ, तुमसे एक काम था। अगले हफ्ते मेरी दुख्तर की शादी है। पूरे गांव को दावत दी है। क्या तुम इतने सारे मेहमानों के लिए डोसा बना पाओगे? लेकिन ख्याल रहे, मेरा कोई भी मेहमान बगैर डोसा खाए वापस लौटना नहीं चाहिए। तकरीबन 1000 लोग तो होंगे ही, और सबको तुम्हारा खुसूसी मसाला डोसा ही पसंद आएगा। ख्याल रहे, लड़के वालों के सामने मेरी इज्जत ना जाए। हाँ ठीक है सेठ जी। एक मसाला डोसा के 20 रुपये, तो 1000 के तकरीबन 20,000 रुपये हुए। सेठ लालचंद ने मूर्ति को 20,000 रुपए अता किए। ये 10,000 पेशगी है और 10,000 शादी के बाद ले लेना। ठीक है जी सेठ जी। सेठ जी के वहाँ से रुखसत होने के बाद
1000 मसाला डोसा मैं कैसे बनाऊंगी? अरे बेगम, लगता है हमें और लोगों को रख लेना चाहिए। लेकिन फिर भी 1000 मसाला डोसा बनाना कोई मजाक का काम नहीं है, वो भी शादी के मौके पे। सोचो कोई ऊंच नीच हो गई तो? शादी में अभी 1 हफ्ता है, हम कुछ न कुछ सोच ही लेंगे। एक रोज में 20,000 रुपये की आमदनी होगी, वो सोचो। मूर्ति और पुष्पा दोनों तरकीब निकालने लगे जिससे वो लोग 1000 डोसे कुछ ही घंटे में बना सके। सोते वक्त भी वो दोनों वही सोच रहे थे। अगर हम लोग 10 डोसा बनाने वाले को रखें तो? तभी एक शख्स 1 घंटे में बस 40 डोसे ही बना पाएगा। हाँ वो भी है, कोई और तरकीब निकालता हूँ। अब सेठ के बेटे की शादी में बस एक ही रोज बचा था। अभी मूर्ति और पुष्पा तरकीब की तलाश में ही थे जिससे वो लोग 1000 डोसे बना सके। अगर हम सारी रात बैठकर डोसे बनाए तो? अरे बेगम, सुबह तक तो सारे ठंडे हो जाएंगे और किसी को भी खाकर मजा नहीं आएगा। हे ऊपर वाले, अब आप ही हमारी मदद कीजिए। और तभी उनके सामने तेज रोशनी के साथ भगवान जी प्रकट हुए। हे प्रभु, आपके हकीकी दीदार करके हमारी जिंदगी कामयाब हो गई। मूर्ति, पुष्पा, मेरे पास तुम्हारी परेशानी का हल है। ये जादुई मसाला डोसा है, इसे शादी में ले जाओ और 1000 डोसे बनाने का हुक्म दो। मिनटों में ये 1000 डोसे तैयार हो जाएंगे। शुक्रिया भगवान जी। मूर्ति और पुष्पा दोनों ने भगवान जी के सामने सर झुकाया और भगवान जी गायब हो गए। मूर्ति के हाथ में वो जादुई डोसा था। अगले रोज मूर्ति और पुष्पा मंडप में पहुंचे और उन लोगों ने अपना चूल्हा जलाया। और फिर जब मेहमान आने शुरू हुए तो मूर्ति ने जादुई डोसा बाहर निकाला। शौहर और बीवी ने हाथ जोड़े। हे जादुई डोसे, हमारी मदद करो, 1000 मसाला डोसा हाजिर कर दो। और कुछ ही पल में उनके सामने 1000 मसाला डोसा थे। जैसे जैसे मेहमान आते जा रहे थे वैसे वैसे मूर्ति और पुष्पा उनके हाथों में मसाला डोसा दिए जा रहे थे। अरे वाह, ये तो बिल्कुल गरम है। और बहुत ही जायकेदार भी। मेहमानों ने मसाले डोसे की बहुत तारीफ की और सेठ लालचंद भी बेहद खुश था। शादी के बाद सेठ लालचंद मूर्ति और पुष्पा के पास पहुंचा। तुम दोनों ने बहुत बढ़िया काम किया। वैसे मुझे तुम्हें 10,000 अदा करने थे, लेकिन आज मैं बेहद खुश हूँ। ये लो 20,000। 20,000 रुपए पाकर मूर्ति और पुष्पा दोनों बेहद खुश थे। फिर क्या था, जादुई डोसे की वजह से मूर्ति और पुष्पा ने बड़ी बड़ी शादियां और दावतों के ऑर्डर लिए और कुछ ही रोज में वो गरीब से अमीर बन गए। उनकी किस्मत चमक गई। आनंदपुर गांव में दरिया के दरमिया एक बहुत ही मशहूर मंदिर था। इस मंदिर के बाहर वेंकट का एक छोटा सा स्टॉल था। इस स्टॉल में वो इडली, वड़ा और डोसा फरोख्त किया करता था। दर्शन करने आए हुए भक्त वेंकट के स्टॉल पर नाश्ता किया करते थे। भाईजान, एक मसाला डोसा दो और 2 प्लेट वड़ा सांभर देना। आप बैठिए भाईजान, मैं अभी ले आता हूँ। वेंकट की पत्नी डोसा बनाया करती और वेंकट खरीदारों को संभालता था। वेंकट सारे खरीदारों से बहुत अच्छे से गुफ्तगू किया करता था। लोगों को वेंकट के स्टॉल पर डोसा खाना बहुत पसंद था। अरे भाईजान, हमें भी 2 डोसा दे दीजिए। बिल्कुल भाईजान, तशरीफ रखिए, मैं बनवाता हूँ, बिल्कुल गर्मा गर्म। वेंकट और पूजा मिलकर एक साथ काम करते थे, इसलिए उनकी आमदनी भी अच्छी थी। दोनों अपने कारोबार से बेहद खुश थे। बेटा, आइए आइए बाबा, तशरीफ रखिए, मैं आपके लिए कुछ लाता हूँ। वेंकट रोज इस ज़ईफ भिखारी को खाना खिलाता था, लेकिन ये बात उसकी बीवी पूजा को हरगिज पसंद नहीं थी। क्या जरूरत थी इस भिखारी को आदत लगाने की? ये रोज चला आता है मुफ्त का खाने के लिए। पूजा, क्या फर्क पड़ जाएगा अगर हम किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं तो? अरे लेकिन आप अगर इसे मुफ्त में खाना ना दे तो क्या ये मर जाएगा? कुछ ना कुछ और ये कर ही लेगा ना। ऊपर वाले का दिया बहुत कुछ है हमारे पास। मुझे नहीं लगता कि हमें किसी की मदद करने में हिचकिचाना चाहिए। जय हो दयावान,
आप ऐसे ही लुटाते रहो। ऐसा ही चलता रहा तो यहाँ भिखारियों की कतार लग जाएगी, कतार। मुझसे जितना बन पड़ेगा उतना करूंगा, बाकी ऊपर वाला मालिक है। वेंकट ने उस ज़ईफ भिखारी के लिए कुछ वड़े, इडली और चटनी भरी और उसे दे दिया। ऊपर वाला तुम्हें बरकत दे। ज़ईफ भिखारी खाने लगा। तभी वहाँ मंदिर का पंडित आया। पंडित दिखने में गोल मटोल था, छोटा कद और मोटी तोंद। जय माता की। जय माता जी। पंडित जी बैठिए, आइए ना बैठिए। पूजा ने पंडित के लिए टेबल साफ किया और पंडित बैठ गया। क्या खाएंगे आप पंडित जी? 2 प्लेट वड़ा, 2 प्लेट इडली, 2 डोसा। आज के लिए बस इतना ही। अभी लाती हूँ। पूजा पंडित की खिदमत में लग गई। तभी वेंकट उसके पास गया। मैं इस बाबा को मुफ्त खिलाता हूँ, वो तो गरीब है। ये पंडित तो निहायती अमीर है, तुम इसे मुफ्त क्यों खिलाती हो? ब्राह्मणों के बारे में ऐसा नहीं कहते। शास्त्रों में लिखा है ब्राह्मणों को खिलाने से बरकत मिलती है। और जब से मैंने इस पंडित को खिलाना शुरू किया है, देखो हमारा कारोबार बढ़ गया है। जैसे जिसकी सोच। तुम इस ब्राह्मण की खिदमत करो, मैं जा रहा हूँ भगवान जी के दर्शन करने। ठीक है, जाओ। वेंकट मंदिर में पहुंचा और उसने भगवान जी के सामने हाथ जोड़ा। हे प्रभु, हमेशा मेरे साथ रहना और सबका भला करना। मेरी बीवी सोचती है कि भरे हुए पेट को भरकर उसे बरकत मिलेगी। मुझे इल्म है ये गलत है प्रभु, लेकिन अपना कर्म उस पर भी बनाए रखना। वेंकट अपने साथ सभी का भला चाहता था। वो एक बहुत ही नेक इंसान था। अपनी बीवी से छुप छुप कर वो गरीब लोगों को मुफ्त में खाना खिलाया करता था। ऊपर वाला तुझे बरकत दे। वेंकट को जरूरतमंदों की मदद करने से बहुत खुशी मिलती थी, इसलिए वो छुपते छुपाते नेकी का काम करता ही रहता था। वहीं उसकी बीवी पूजा मतलबी थी। वो सोचती थी कि भगवान उनका ही भला करे और इसी वजह से वो ब्राह्मणों की खिदमत किया करती थी। खैर, ये सिलसिला चलता रहा। वेंकट और पूजा का डोसा स्टॉल भी ठीक ही चल रहा था। वेंकट गरीबों की मदद करता और पूजा ब्राह्मणों की खिदमत करती। रोज सुबह 5 बजे की पहली नाव पकड़कर वेंकट और पूजा मंदिर पहुंचते थे और फिर वहां अपना कारोबार लगाया करते थे। और सुबह से ही उनके ठेले पर खरीदार आ जाते थे। फिर बारिश का मौसम आया। वेंकट और पूजा रोज की तरह नाव में सवार थे। आज लगता है तेज बारिश होगी। मतलब खरीदार कम होंगे। वो तो है, लेकिन जितने भी लोग हैं उनको भूखा थोड़ी रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब मंदिर खाली हो जाएगा हम घर लौट आएंगे। ठीक है। वेंकट और पूजा दरिया पार करके मंदिर के पास पहुँचे और रोज की तरह उन दोनों ने अपना ठेला लगाना शुरू किया। बारिश तेज हो रही थी। मुझे नहीं लगता आज कुछ खास ग्राहक आएंगे। देखते हैं। बस तभी 2-3 लोग उनके ठेले पर आ गए। आइए आइए भाईजान, बैठिए। हमें 3 प्लेट इडली और 2 प्लेट वड़ा दे दो। जी, अभी लाया। पूजा ने इडली वड़े तैयार किए और वेंकट ने खरीदारों को दे दिया। खरीदारों ने खाना शुरू किया। उन सब का खाकर खत्म हो गया, लेकिन फिर भी बारिश नहीं रुकी। लगता नहीं है आज ये बारिश रुकेगी। हाँ, बारिश की वजह से मंदिर में भक्त भी कम है। उस शख्स ने वेंकट को पैसे दे दिए। हम लोग कुछ देर यहीं इंतजार करेंगे, बारिश रुकते ही चले जाएंगे। जी चलेगा। वो लोग काफी देर तक इंतजार करते रहे, लेकिन बारिश नहीं रुकी। फिर वो लोग भीगकर दरिया तक पहुँचे। दरिया की खतरनाक शक्ल देखकर वो हैरान थे। दरिया में एक भी कश्ती नहीं थी और दरिया के पानी की सतह बढ़ती ही जा रही थी। वो लोग दौड़ते हुए वेंकट के पास आए और उसे ये सब बताया। ये सैलाब हम सबको डुबा देगी, हम में से कोई नहीं बचेगा। तभी उनके सामने वो ज़ईफ भिखारी आया। बचाने वाला वो है, तो आखिर कोई क्या मारेगा। यहाँ हम सबकी जान पर बनाई है और ये भिखारी हंस रहा है। हमें कुछ तो करना होगा। हे भगवान, हम सबको महफूज किनारे पहुँचा दो। हे भगवान, रहम करो। वेंकट ऊपर वाले से दुआ करने लगा। तभी उस ज़ईफ भिखारी ने
सामने रखी एक डोसे की प्लेट उठा ली। हम सब इतने बड़े खतरे में हैं और तुझे खाने की पड़ी है। मेरे पीछे आओ। भिखारी के साथ सभी लोग दरिया के पास पहुंचे। भिखारी ने उस डोसे की प्लेट को जमीन पर रख दिया और अपनी आंखें बंद कर ली और जादू से उस डोसे का साइज बढ़ने लगा। डोसे का साइज इतना बड़ा हो गया कि मानो बड़ी कश्ती हो। वहां खड़े सभी लोग हैरान थे। ये जादुई बड़ी डोसे की कश्ती दरिया को बड़ी आसानी से पार करा देगी। तुम सब इसमें बैठ जाओ। सभी लोग कश्ती में बैठ गए सिवाय उस भिखारी के। आप भी आइए। नहीं बेटा, मुझे बचाने वाला वो है, तुम सब जाओ। भिखारी के इशारा करते ही डोसे की बड़ी कश्ती दरिया में तैरने लगी। पानी की बड़ी बड़ी लहरों का भी उस पर कोई असर नहीं हुआ। अंदर बैठे सभी लोग महफूज थे। वो सभी लोग दूसरी ओर पहुंच गए। सभी ने ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया और उनके उतरते ही डोसे की बड़ी कश्ती पानी में डूब गई। आज वेंकट के साथ सभी लोगों ने ये करिश्मा देखा था। डोसे की बड़ी कश्ती का करिश्मा शायद वेंकट की नेक दिली ही थी कि उसे जादुई डोसे की बड़ी कश्ती बचाने आई थी।